बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के डिमांड पे कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब आखिर क्या है। तो आज के टॉपिक में मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, पूरा कवर करने वाला हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, जैसे अगर आप टेंस सीख रहे हो या इंग्लिश का कोई सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस क्रिएट करने में यानी सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट और कॉम्प्लीमेंट का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और आपको पता भी होगा, अगर नहीं जानते तो फिर भी देख लेते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। या किसी भी सेंटेंस का वह भाग जो किसी भी वर्ब के पहले यानी किसी भी क्रिया के पहले आकर उस वर्ब को अंजाम देता हो, मतलब उस क्रिया को करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मेरा भाई है। यहाँ पे सेंटेंस है क्या चीज़, वह मेरा भाई है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि सुधा डॉक्टर है। और तो हम देखते हैं कि वह मेरा भाई, ही इज़ माई ब्रदर, और सुधा एक डॉक्टर है तो सुधा इज ए डॉक्टर। एक चीज़ और भी देखते हैं, एक सेंटेंस कि इस काम को सोहन के द्वारा किया गया है, तो द वर्क हैज़ बीन डन बाय सोहन। इस तरीके का आप ये टोटल सेंटेंस देखा आपने। तो यहाँ पे सबसे पहले वह मेरा भाई है, इसमें आप देख रहे हैं कि वह मेरा भाई है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, वह, उसके बारे में। तो यहाँ पे ही जो है, वह जो है वो क्या है, वह सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस भी है कि हम जो बात कर रहे हैं कि सुधा एक डॉक्टर है, तो सुधा, यहाँ पे सुधा क्या है, डॉक्टर है, मतलब कि सुधा के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सुधा के बारे में चर्चा है, तो सुधा क्या है, वो डॉक्टर है। इस तरीके से आपने एक सेंटेंस और देखा कि इस काम को सोहन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं कि दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय सोहन, तो सोहन के द्वारा किया, काम को करने वाला कौन है, डूअर कौन है, सोहन है। तो सोहन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट पहचानना हो तो हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब कोई भी वाक्य जो है वो टेंस में ना हो, कहने का मतलब कि जिस वाक्य के अंत में मेन वर्ब मतलब कि मुख्य क्रिया भी ना हो, तो वैसे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ध्यान देंगे इस टॉपिक पर कि उस मतलब कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें टेंस ना हो, जिस वाक्य के अंत में कोई मेन वर्ब भी ना हो, तो ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है, तो माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि वे घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस आपने देखा कि मेरा भाई, और दूसरा जो सेंटेंस आपने देखा उसमें ही के बारे में चर्चा किया गया है, इसके बारे में कुछ कहा गया है, या फिर मेरे भाई के बारे में कहा गया कि मेरा भाई क्या, तो डॉक्टर है, और वे घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। तो यहाँ पर उनके बारे में जो कहा गया है, तो ही के बारे में भी कुछ कहा ही जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि जब कोई भी वाक्य टेंस में हो, पहला क्या था, जब टेंस, कोई भी वाक्य टेंस में ना हो। अब यहाँ पे क्या आ गया कि जब कोई भी वाक्य टेंस में हो या किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में मेन वर्ब होगा, पहले वाले में नहीं था अब होगा, तो मेन वर्ब में होगा तो सब्जेक्ट वही होगा जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया को करने वाला होगा, अर्थात जो डूअर होगा। तो सेंटेंस एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह रोज़ यहाँ आता है, ही कम्स हियर डेली। या एक और देखते हैं कि मैं रोज़ उनसे मिलता हूँ, आई मेट हिम डेली। तो इस तरीके से आपने इस सेंटेंस में देखा कि ही कम्स हियर डेली, मतलब वह रोज़ यहाँ आता है। यहाँ पर आपने क्या देखा, इस वाक्य, ये टेंस वाला
सेंटेंस है। मतलब ही कम्स, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में हमने एस जोड़ा है। एक्चुअली ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये इसमें टेंस भी है और मेन वर्ब भी है। यहाँ पर कम क्या है, वो मेन वर्ब भी है। तो यहाँ पर वही चीज़ देखा आपने कि टेंस भी हो और मेन वर्ब में होगा, तो सब्जेक्ट वही होगा जो मेन वर्ब यानी क्रिया को करने वाला होगा। यहाँ पे क्रिया को कौन कर रहा है, ही कम्स हियर डेली, रोज़ कौन आ रहा है, तो रोज़ वह आ रहा है, तो वह होगा सब्जेक्ट। मैं रोज़ उनसे मिलता हूँ, मैं रोज़ उनसे मिलता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मिलने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। यार ये भी वैसा ही है जैसा पहले वाला वाक्य था, इसमें टेंस भी है, मेन वर्ब भी है, और मेन वर्ब को करने वाला कौन है, मैं, तो वहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपने सब्जेक्ट पहचानने के 2 नियम आपने देखा, एक थर्ड नियम और भी देखते हैं। जब कोई वाक्य टेंस में हो या किसी भी वाक्य के अंत में जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, वो मुख्य क्रिया से कौन या किसने से प्रश्न करने पर जिस शब्द से उत्तर मिल जाए वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। समझ गए? जैसे देखते हैं कि सोहन रोज़ यहाँ आता है, तो मतलब हम पूछ लेंगे प्रश्न यहाँ पर कौन रोज़ आता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सोहन। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है और आमतौर पर ज़्यादातर लोग यही ज़्यादा समझ जाता है। कोई भी आदमी किसी को जल्दी समझ में यही टॉपिक आता है, ये वाला पॉइंट कि सोहन रोज़ यहाँ आता है, तो कौन रोज़ यहाँ आता है, तो सोहन आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, सोहन हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि उसने मुझे प्रणाम किया या उसने मुझे सैल्यूट किया या सलाम किया, अभिवादन किया, इस तरीके से। तो किसने किया, उसने, तो वो क्या हो जाएगा, उसने यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि कौन, कैसे, ये सब लगा करके भी आप पहचान सकते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को पीटा, तो पीटने वाला कौन, तो मोहन है सब्जेक्ट, इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी हिंदी वाक्य का कौन या किसने भी सब्जेक्ट भी होता है, और कभी भी के द्वारा को छोड़ करके सब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। के द्वारा मतलब बाई को छोड़कर सब्जेक्ट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब है कि प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब जैसे कि हम नीचे एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि ही इज ए बार्बर कम हियर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ही हो गया, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस में मतलब कि इसके प्रेडिकेट के डिफिनीशन में क्या देखा, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो यहाँ पर क्या करा, ही इज ए बार्बर, वह क्या है, हजाम है, और कम हियर। समझ गए? यहाँ पर आप देख रहे हैं ही इज ए बार्बर देख रहे हैं, और जो है एक दूसरा सेंटेंस है इसमें कम हियर का, आप जो आपने देखा, तो यहाँ पर ही इज ए बार्बर, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, तो वो बार्बर है, मतलब हजाम है, नाई है। तो कहने का मतलब वो हो गया, यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके बाकी वाला भाग प्रेडिकेट। जैसे कम हियर, तो कम हियर क्या है, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर भी एक टॉपिक बहुत ही ध्यान देने वाली थी, सब्जेक्ट के बाद आने वाला सभी वर्ड प्रेडिकेट होता है। केवल सब्जेक्ट को छोड़ देंगे और बाकी का टोटल जो सेंटेंस बचेगा वो सभी प्रेडिकेट होगा। और इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कम हियर, वो क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट जो है यू अंडरस्टूड है, यू सब्जेक्ट में ही छुपा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा हुआ अंडरस्टूड है, इसलिए कम हियर वो ऑलरेडी प्रेडिकेट है क्योंकि सब्जेक्ट इसी में छुपा हुआ। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आने वाला सभी वर्ड्स प्रेडिकेट होता है, और इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, छुपा होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, मतलब कि इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जितना भी लिविंग थिंग्स है, मतलब कि जितने भी सजीव को छोड़कर किसी भी चीज़ का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ही टीचेज इंग्लिश, ठीक, ही टीचेज इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश जो आपने देखा है वो क्या है, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है कि सजीव को छोड़ करके, मतलब कि कहने का मतलब जब सजीव को छोड़ करके जब किसी भी चीज़ का प्रयोग जब हो
तो वो सभी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ पर ही तो क्या है, वो सजीव है, इंग्लिश ही मतलब कि निर्जीव है, इसलिए इंग्लिश क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए। दे लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, यहाँ पर दे क्या है, कोई आदमी है, इस वजह से दे क्या है, वो सजीव है। इसके बाद जो आ रहा है क्या चीज़, हैप्पी लाइफ, तो हैप्पी लाइफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो। कहने का मतलब जब सजीव वस्तु का प्रयोग, मतलब सजीव के बारे में समझिए आप कि सब्जेक्ट का प्रयोग कब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जब सजीव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि ही हैज़ एब्यूज्ड राम, ही हैज़ एब्यूज्ड राम, तो यहाँ पे जो आपने देखा कि उसने राम को गाली दिया, उसने राम को गाली दिया है, इस तरीके का सेंटेंस आपने देखा। और जैसे आई सॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो जो पहले वाला सेंटेंस देखा ही हैज़ एब्यूज्ड राम, तो राम क्या है, समझ गए, ये राम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लायन, वो क्या है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ये दोनों को आप देख लिए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को मतलब कि किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है, कि किसी भी वाक्य में हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो जिस हिंदी वाक्य के मतलब कि जिस हिंदी वाक्य में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से क्या, किसे या किसको से प्रश्न करने पर जिस शब्द के उत्तर मिल जाए वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, मतलब कि जिस हिंदी वाक्य में अगर आपको ऑब्जेक्ट जानना हो किसी भी सेंटेंस में, तो क्या करेंगे कि हिंदी के जो भी हिंदी का वाक्य है उसके मुख्य क्रिया से क्या, किसे या किससे जब आप क्वेश्चन के तौर पर यानी प्रश्न करने पर जिस शब्द का उत्तर मिल जाए वही उस वाक्य का क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे वो अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेंटेंस वो अखबार पढ़ रहा है, तो हिंदी का है वो वाक्य, तो क्या पढ़ रहा है, तो क्या लगाने पर क्या आ जाएगा आंसर, अखबार पढ़ रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया। जैसे कि उसने मुझे मारा, किससे मारा, तो मुझे मारा, समझ गए, तो ये मुझे क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या गुजार रहा है, तो अच्छी ज़िंदगी, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से तो आप ऑब्जेक्ट को पहचानना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम पता लगा सकते हैं। और ये चीज़ आपको जानना बेसिक इंग्लिश के लिए और इंग्लिश शुरुआत करते समय और मतलब ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम आगे देखते हैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स है जो आपके लिए है कि जब किसी वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो, अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो अंग्रेजी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो बाद में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि राधा गेव हरी ए बॉल, यहाँ पे देख रहे हैं कि राधा गेव, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट डायरेक्ट में कौन सा है, डायरेक्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राधा गेव हरी ए बॉल, तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, समझने की ज़रूरत नहीं है आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन है। दूसरा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले भी रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि राधा गेव अ पेन टू द बॉय, इस तरीके से। अब है कि जब किसी भी वाक्य में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव अगर इसका बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे रखा जाता है। जैसे ही गेव सीमा अ बुक, इस तरीके एक्टिव वॉइस हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही गेव सीमा अ बुक, यहाँ पे दिया हुआ है तो ही सब्जेक्ट के तौर पर है, तो ये जो यहाँ पे आप सीमा देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा। जैसे कि सीमा वाज गिवन अ बुक बाय हिम, इस तरीके से। और जब कोई वाक्य टेंस में हो या किसी वाक्य के अंत में मेन वर्ब हो, तो क्या मतलब व्हाट भी ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। जैसे कि उसने क्या किया, तो उसने क्या किया, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि इसका मतलब कि व्हाट डिड ही डू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे क्या आ जाएगा, उसने क्या किया, तो सब्जेक्ट तो ही है, समझ गए, क्या जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा, किया जो है वो वर्ब के तौर पर आ जाएगा कि व्हाट डिड ही डू, इस तरीके से। अब हम एक चीज़ जाते जाते एक चीज़ जान लेंगे कि कम्प्लीमेंट आखिर क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट भी जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कम्प्लीमेंट के बारे में देखते हैं कि कम्प्लीमेंट आखिर क्या होता है।
तो वह शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, मतलब ऐसा शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है वो क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए गुड बॉय। तो ये गुड बॉय मतलब इस वाक्य को पूरा, जैसे ही इज कहेंगे तो ही इज कहने से वाक्य पूरा नहीं हो जाता है, इसमें जब हम पूरा जोड़ते हैं ही इज ए गुड बॉय तो वाक्य क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करता है कम्प्लीमेंट कहलाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो बेसिक शुरुआत कर रहे हैं जिससे सेंटेंस में मतलब कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट क्या होता है, ये अगर आपको जानने में प्रॉब्लम थी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को बार बार देखिए, और किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।